हेटेरोसिडास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में देखा। अब हम देखेंगे कि क्या कहते हैं कि हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो क्यों अकर होती है, ठीक है, वो क्यों जो है वो राइज होती है जब हम डिप्रेशन रन करते हैं। तो बेसिकली हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हेटेरोसिडास्टिसिटी जो है वो बेसिकली कोई डाटा में कोई मैथमेटिकल इरेगुलरिटी या कोई रैंडम स्टैटिस्टिकल इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। बहुत से केसेस में जो है ये रियल इकोनॉमिक बिहेवियर्स की वजह से, डाटा की करेक्टरिस्टिक्स की वजह से या मॉडल स्पेसिफिकेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो ये एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जब हम रिग्रेशन मॉडल में हेटेरोसिडास्टिसिटी को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं तो ये बेसिकली ज़्यादातर जो है ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि कुछ समथिंग मीनिंगफुल के बारे में, कि डाटा जनरेशन के प्रोसेस में जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हेटेरोसिडास्टिसिटी की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो ऑब्जर्व होगी। तो हम देखेंगे कि हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो क्यों एग्जिस्ट करती है। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसके पीछे की रीज़न है जी लर्निंग इफेक्ट, ठीक है। अब लर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है? लर्निंग इफेक्ट का मतलब ये है कि डिक्रीजिंग वेरिएंस, ठीक है। लर्निंग इफेक्ट क्या करता है? लर्निंग इफेक्ट विच टिपिकली प्रोड्यूसेस डिक्रीजिंग वेरिएंस। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यह है कि जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो किसी भी चीज़ को सीखते हैं या कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं और टाइम के साथ साथ वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ जो है उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर जब वो किसी चीज़ को सीखना स्टार्ट करते हैं तो अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग में तो उनका बिहेवियर जो है वो वाइडली जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती है, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं, तो वो अपनी स्किल को में एडजस्ट करने के लिए उन्हें टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबलाइज होती जाती है और ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टेबल होती जाती है। तो ये सिचुएशन जो है वो तो ये तो फिर नेचुरली जो है वो एक सिचुएशन जो है वो अराइज होती है जहाँ पे जो है वो आउटकम्स की वेरिएबिलिटी जो है आउटकम्स में का जो स्प्रेड है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। तो लर्निंग इफेक्ट के केस में जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो वेरिएशन जो है वो कम होती है और ये जो है वो स्टार्टिंग से ओपन होती है और जो एंड पर जाके जो है वो डाउनवर्ड जो है वो ये क्लोज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हम इसको और ज़्यादा अगर हम डिटेल से समझने की कोशिश करें तो हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। हम देखते हैं, हम कहते हैं जी हम जी रिलेशनशिप देखना चाहते हैं किसके दरमियान? जी हम टाइपिंग प्रैक्टिस के दरमियान, ठीक है, और नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स के दरमियान, ठीक है। कि इस केस में जो है वो हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टाइपिंग प्रैक्टिस के आवर्स ऑफ टाइपिंग प्रैक्टिस को शो करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टाइपिंग एरर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब प्रैक्टिस का लेवल लो है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स का जो स्किल सेट है वो डिफरेंट होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे, जिसको हम कह देते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो है वो 40 एरर्स करते हैं, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट जो है वो 20 एरर्स करेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो है वो 20 एरर्स करेंगे, कुछ स्टूडेंट जो है वो 40 एरर्स करेंगे जब वो क्या कहते हैं टाइपिंग करेंगे। तो क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी वो जो है वो कीबोर्ड के साथ जो है वो टोटली फ़ैमिलियर नहीं हुए, अभी भी वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगी, जिसकी वजह से उनके एरर्स में जो आने वाली वेरिएशन जो हैं
वो एट लो लेवल ऑफ प्रैक्टिस पे जो है इनिशियल स्टेज पे जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो टाइपिंग टेक्निक से और ज़्यादा फ़ेमिलियर होते जाएँगे तो उनकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होती जाएगी। और जब वो बहुत ज़्यादा आवर्स जो है वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ स्टूडेंट जो है वो 2 या 3 एरर्स ही जो है वो करेंगे, ठीक है? 2 या 3 बार ही जो है वो टाइपिंग एरर जो है वो आएँगे उनके। तो इस स्टेज पर जो है वो डिफ़रेंस जो है वो स्टूडेंट के दरमियान जो टाइपिंग एरर्स का जो डिफ़रेंस था वो टाइम के साथ-साथ कम होता जाएगा और इसी तरह से जो है वो स्प्रेड ऑफ एरर्स जो था वो भी रिग्रेशन लाइन के अराउंड जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है? तो यही वाली बात कि एरर टर्म की वेरिएंस भी जो है वो कम हो जाएगी जैसे-जैसे प्रैक्टिस का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो ये बेसिकली एक क्लियर एग्ज़ाम्पल को शो करता है हेटेरोस्केडास्टिसिटी विद डिक्रीजिंग वेरिएंस की। अब नेक्स्ट है जी क्या कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी स्पेशली इकोनॉमिक डाटा में के डिस्क्रिशनरी पावर का डिफरेंस जो कि इनकम की वजह से जो है वो अरेज होता है, ठीक है? तो ये वाली एग्जांपल जो थी इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल से जो है आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है? तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आप लोगों को इस वाली जो है वो एग्जाम्पल की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम तीसरे पॉइंट को जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी का जो है वो जो तीसरा जो है वो बेसिकली क्यों एग्जिस्ट करती है उसके पीछे का मेन रीजन है, थर्ड रीजन है जी प्रेजेंस ऑफ आउटलायर इन डाटा। अब आउटलायर क्या होती है? आउटलायर एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो आपके सारे डाटा पॉइंट से जो है वो एक्सट्रीमली डिफरेंट होती है, ठीक है? जो जो आपके पास जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं वो एक्सट्रीमली डिफरेंट है। तो अगर आपके पास डाटा पॉइंट्स हैं जी 50, 51, 52, लेकिन इसमें एक वैल्यू आ गई है जी 1000, तो उसका मतलब ये है कि हमारी 1000 की जो वैल्यू है हमारे बाकी डाटा पॉइंट से जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो ये बेसिकली शो करेगी प्रेजेंस ऑफ आउटलायर। ये वाला जो वैल्यू है हमारी आउटलायर है। अब आउटलायर ऑब्जर्वेशन जो होती है, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो रेजिडुअल्स के स्प्रेड पर जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज इन्फ्लुएंस रखती है, ठीक है? आउटलायर्स जो होते हैं वो रेजिडुअल्स के स्प्रेड पर जो है इनका बहुत ज़्यादा लार्ज इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है? हम सपोज करते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं जी इन्फ्लेशन का और स्टॉक मार्केट रिटर्न्स का जो है आपस में रिलेशनशिप, ठीक है? स्टॉक मार्केट का, इन्फ्लेशन का एंड स्टॉक मार्केट अक्रॉस 20 डिफरेंट कंट्रीज का आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है? अब बहुत सी ऐसी कंट्रीज होंगी, ठीक है, जहाँ पे जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट होगी, बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगी और स्टॉक मार्केट्स के जो रिटर्न जो है वो टिपिकल पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है? अब हम इमेजिन करते हैं कि एक कंट्री है जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन है, ठीक है? पर तकरीबन 200% है वहाँ पे इन्फ्लेशन। तो वो वहाँ पे जो है वो स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स जो है वो भी एक्सट्रीमली अनयूजुअली होंगे। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो बाकी हमारे डाटा पॉइंट से जो है वो बहुत ज़्यादा दूर लाए करे। जब हम स्कैटर प्लॉट अगर हम ये हमारा स्कैटर प्लॉट, तो अगर यहाँ पे एक आउटलायर एग्जिस्ट करता है तो आउटलायर का मतलब ये है कि अगर हमारे सारे डाटा पॉइंट इस एरिया में जो है इस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा आउटलायर यहाँ पर कहीं जाके होगा, बहुत दूर जाके होगा, ठीक है? तो बेसिकली क्या कहते हैं, तो वो वाला हमारा डाटा पॉइंट जो है वो हमारे स्कैटर प्लॉट से बहुत ज़्यादा दूर होगा, ठीक है? तो ऐसे हमारी जो रिग्रेशन लाइन जो है वो भी इस तरह की एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के लिए जो है वो परफेक्टली फिट नहीं हो पाती। तो इस तरह की उस कंट्री का जो है वो जो रेजिडुअल्स होंगे, जो एरर टर्म्स होंगे, वो एरर्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे और सिंगल लार्ज रेजिडु और सिंगल वैल्यू के जो रेजिडुअल्स हैं
एरर टर्म्स हैं, ठीक है। सिंगल लार्ज रेजिडुअल जो है वो एरर टर्म की वेरिएंस को जो है वो इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो आपकी जो है वो रिग्रेशन लाइन से इतनी ज़्यादा दूर होगी कि वो सिंगल रेजिडुअल या एरर जो है वो आपकी सारी एरर टर्म की वैल्यूज़ को जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और उसकी वजह से आपके डाटा में जो है वो हेट्रोसिडास्टिसिटी का जो है पैटर्न क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली आउटलायर्स जो होते हैं वो एरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टॉर्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और सारी ऑब्जर्वेशंस के दरमियान जो है वो अनइक्वल वेरिएंस के प्रॉब्लम को जो है वो रिड्यूस करते हैं। अब कभी-कभी जो है वो हम जब हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं अपने डाटा में, तो उस हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम के पीछे जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो है एक डीपर प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। जो जब हम रिग्रेशन मॉडल रन करते हैं तो हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है अगर अपेयर हो गई है तो उसके पीछे एक बड़ी ज़्यादा डीप रीज़न होती है कि हमारे डाटा की जो हमारा जो मॉडल है उसकी स्पेसिफिकेशन ही ठीक नहीं है, मतलब वो मिस स्पेसिफाई हुआ है। उसमें से आपने एक बहुत ही ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट वेरिएबल है जिसको ओमिट कर दिया है, ठीक है। हम ये तब होता है जब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेरिएबल है या जो है वो ओमिट कर दिया गया है या उसकी फंक्शनल फॉर्म जो है वो आपने जो है वो सही वाली जो है वो नहीं ली, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर है, ठीक है। नॉन लीनियर का मतलब ये है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो वन से ज़्यादा है, ठीक है। कि हमारा जो ट्रू रिलेशनशिप है कि एक्स और वाई जो है वो नॉन लीनियर है, ठीक है। और ये वाला जो है वो मॉडल जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन हमने जो है वो एक्स और एक्स, अब अगर हम ये वाला मॉडल देखें तो ट्रू मॉडल में जो है वो एक्स और एक्स स्क्वेयर्ड जो है एक्स और एक्स स्क्वेयर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इन्फ्लुएंस को डबल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने जो मॉडल एस्टिमेट किया है, हमने एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल एस्टिमेट किया है जिसमें हमने सिर्फ एक्स को लिया है, हमने एक्स स्क्वेयर को जो है वो टोटली इग्नोर कर दिया। अब जो हमारा एस्टिमेटेड मॉडल जो होगा वो सिर्फ ये होगा, ठीक है, कि y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू टाइम्स एक्स प्लस एरर टर्म। तो उस सिचुएशन में जो है वो एक्स स्क्वेयर का जो मिसिंग अफेक्ट एक्स स्क्वेयर टर्म का जो मिसिंग अफेक्ट होगा वो एरर टर्म का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। कि वो सारे अनऑब्जर्व्ड फैक्टर्स जो आप अपने मॉडल में ले सकते थे लेकिन आपने नहीं लिए तो वो फिर एरर टर्म का पार्ट बन जाते हैं। तो ये वाला फैक्टर जो है ये फिर एरर टर्म का पार्ट बन जाएगा। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर्ड जो एक मिसिंग कंपोनेंट है आप लोगों के आपके मॉडल में उसका भी जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जिसकी वजह से जो है वो एरर्स जो हैं उनकी वेरिएशन भी जो है वो सिस्टमेटिकली ग्रो करेगी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू ग्रो करेगी। और एक फनल शेप पैटर्न जो है रेसिडुअल का जैसे वैसा पैटर्न जो इंक्रीजिंग वेरिएशन इंक्रीजिंग वेरिएशन वेरिएंस के केस में बनता है वैसा पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में ऐसे हमें लग रहा है कि हेटेरोसिडास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके पीछे की रियल प्रॉब्लम क्या है कि मॉडल को जो है वो सही तरह से स्पेसिफाइड नहीं किया गया, मॉडल की मिस स्पेसिफिकेशन हुई है, मॉडल इनकरेक्टली स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो एडवांस इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में जो है इस चीज को जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जो फिफ्थ रीजन है जिसकी वजह से आपके इकोनॉमिक डाटा में जो है वो हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो है जी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है। ये बहुत से ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है
वो इक्वल नहीं होती, दे आर नॉट इवनली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पॉपुलेशन। ठीक है, तो बहुत से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें इनकम का डाटा आ जाता है, वेल्थ आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है। तो ये वाले जो वेरिएबल्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। ठीक है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन इनकी नहीं होती। ये वाले वेरिएबल जो है इनकी हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। या तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं या तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होते हैं। कि अगर हम एग्जांपल देखें कि बहुत सी कंट्रीज में जो है वो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो फॉल करते हैं लो और मिडिल इनकम ग्रुप्स में। ठीक है, बाकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वेल्थी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकम का जहाँ पे लो लेवल है वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड होंगी तो एक दूसरे के साथ। और जहाँ पे इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटिवली लो होंगी। ठीक है, क्योंकि डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेयर्स हो गया है एट हाई लेवल। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन का जो स्प्रेड है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर डाटा जो है वो द डाटा बिकेम स्पेयर्स एट हाई लेवल्स एंड स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेंड टू इंक्रीज। ठीक है, तो ये नेचुरली जो है वो जिसकी वजह से नेचुरली जो है वो एट हायर लेवल जब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की जो वैल्यू बढ़ेगी तो इसी तरह से रेजिडुअल्स की वेरिएबिलिटी रेजिडुअल्स का स्प्रेड भी इस तरह से इंक्रीज होगा और जिसके नतीजे में आपके डाटा में जो है वो हेट्रोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो अपीयर हो जाएगी। ये इनकम के डाटा में, ये वेल्थ के डाटा में और बहुत से दूसरे वेरिएबल्स के डाटा में जो है ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है कि बहुत से वेरिएबल का इकोनॉमिक डाटा जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वो हाईली हाईली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो शो कर रहा होता है। अब सिक्स्थ रीजन है जी मेजरमेंट एरर्स। मेजरमेंट एरर्स जो होते हैं वो भी जो है वो हेट्रोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को अपेयर करते हैं। ठीक है, कि जब हम एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं तो डाटा की जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में जो है वो वेरी करती है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ डाटा में वेरी अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सम डाटा पॉइंट जो होते हैं, कुछ डाटा पॉइंट जो है उनको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर किया गया है और किया गया होता है। और बहुत कुछ और दूसरे बाकी डाटा पॉइंट जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेजरमेंट एरर्स हो सकते हैं। कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि फाइनेंशियल डाटा, किसी फर्म का फाइनेंशियल डाटा हम कंसिडर करते हैं। तो जो लार्ज कंपनीज होंगी, लार्ज कॉरपोरेशंस होंगी तो वो एडवांस अकाउंटिंग सिस्टम्स को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, प्रोफेशनल ऑडिटिंग के प्रोसीजर्स को यूज़ कर रहे होंगे और उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगी वो भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होंगी और बहुत ज़्यादा केयरफुली वेरीफाइड होंगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो स्मॉल फर्म्स होंगी, ठीक है, वो जो है वो मैनुअल बुक कीपिंग पर जो है वो रिलाई कर रहे होंगे और उनके पास जो है वो लेस सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग सिस्टम होंगे। उनका जो फाइनेंशियल डाटा जो है उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज एरर्स भी होंगे और इनकन्सिस्टेंसीज भी होंगी। तो जिसकी वजह से जो मेजरमेंट एरर्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं फॉर्म्स के साइज की बेस पे। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है वो फिर वेरिएंस भी जो है वो रिग्रेशन के एरर टर्म्स की वेरिएंस भी जो है वो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो है वो डिफर करेंगे। तो ये जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी में जो डिफरेंसेस होते हैं ये भी आपके रिग्रेशन मॉडल में जो है वो हेट्रोसिडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को जो है वो कॉज करते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट जो है वो इशू जिसकी वजह से आपके मॉडल में जो है वो हेट्रोसिडास्टिसिटी अपेयर होती है वो है जी क्या कब अपेयर होती है कि जब हमारा जो रिग्रेशन मॉडल की फंक्शनल फॉर्म है उससे ही जो है वो सही तरह से करेक्ट फंक्शनल फॉर्म जो है वो रिग्रेशन मॉडल की नहीं ली जाती। रिग्रेशन मॉडल की फंक्शनल फॉर्म ही जो है वो इनकरेक्ट होती है। ठीक है, तो कभी कभी जो है वो अगर दो वेरिएबल्स हैं
और उनके दरमियान की रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर, ठीक है, ट्रू रिलेशनशिप जी नॉन लीनियर है, लेकिन रिसर्चर्स ने जी मिस्टेकनली जो है वो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप कंसिडर कर लिया, उन्होंने लीनियर मॉडल ले लिया, ठीक है, कि ट्रू रिलेशनशिप के मुताबिक जो है वो एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लोगरिथमिक है, ठीक है, कि उन्होंने एक्स का लॉग लिया हुआ है, ठीक है, कि x is equal to beta 1 plus beta 2 times the natural log of x plus the error term। तो अगर हम इसे इनकरेक्टली एस्टिमेट कर लें और एक लीनियर मॉडल ले लें जिसमें x y is equal to beta 1 plus beta 2 times x plus the error term, तो मॉडल जो है वो अपने क्या कहते हैं रिलेशनशिप के जो है वो एक्स और वाई के रिलेशनशिप के ट्रू कर्वेचर को ही कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो जब एक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ट्रू रिलेशनशिप और एस्टिमेटेड लीनियर रिलेशनशिप के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, तो जिसकी वजह से रेजिडुअल्स भी ग्रो करेंगे, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रो करेगी और ये नॉन कांस्टेंट रेजिडुअल्स की नॉन कांस्टेंट वेरिएंस का जो प्रॉब्लम है वो कॉज करेगी, मतलब हेट्रोसिडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को जो है वो अपीयर करेगी, राइज करेगी। तो बेसिकली हेट्रोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो अक्सर जो है वो इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल फीचर्स ऑफ डाटा के इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल फीचर्स की इम्पोर्टेंस को रिफ्लेक्ट करती है किसी रादर देन जो है वो किसी रैंडम इरेगुलरिटी के बजाय। तो ये अराइज होती है डिफरेंट बिहेवियरल डिफरेंसेस की वजह से, लर्निंग इफेक्ट्स की वजह से, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की वजह से, ओमिटेड वेरिएबल्स की वजह से, स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से, मेजरमेंट एरर्स की वजह से, इनकरेक्ट मॉडल और स्पेसिफिकेशंस की वजह से। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रिसर्चर्स को हेल्प करती है हेट्रोसिडास्टिसिटी के कौन कौन से सोर्सेज हैं उनको डायग्नोज करने में जो है ये रिसर्चर्स को हेल्प करती है, और इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में जो है वो करेक्ट और अप्रोप्रिएट मेथड्स को चूज करने में जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो ये थी जी आपके कि हेट्रोसिडास्टिसिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक थ्योरी की डिटेल डिस्कशन।